हाय गाइस, वेलकम टू पाथफाइंडर क्लासेस। तो आज हम लोग सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम अर्थ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम सब इस चैप्टर को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है आपका ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। तो जैसे कि यहाँ पे दे रहा है कि हमने क्या था कि इसके प्रीवियस चैप्टर में यानी कि पहले अध्याय में हम सब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में पढ़ चुके हैं। अर्थ का मॉडल कैसा है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो थोड़े से प्रीवियस क्लास को मैं क्या कर रहा हूं कि एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। जो हमारी अर्थ है, अर्थ कैसी है? स्फेरिकल है, लेकिन यानी कि गोलाकार है, लेकिन ये एक्सिस पे, कहने का मतलब कि ध्रुवों पे, पोल पे, एक्सिस पे नहीं पोल पे, यानी कि ध्रुव पे। ध्रुव पे क्या है? ये चपटी है। क्या है? ये फ्लैटेंड है, यानी कि ये चपटी है। और बीच में जो है ना, ये गेंद की तरह फूला हुआ है। ठीक है, जैसे कि हम इस ग्लोब में, यहाँ पे इस ग्लोब में हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये ग्लोब है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है? पोल पे चपटी दिखा रहा है, और नीचे क्या दिखा रहा है? भी यहाँ पे चपटी, और बीच में क्या है? गोलाकार है, गेंद की तरह। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि आखिर ये हमारा अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। ठीक है, चलिए हम इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दे रहा है कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से गोलाकार नहीं है। ये क्या है कि अपने ध्रुवों पर चपटी है। देखिए, आप दे ही रहा है कि उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभड़ी हुई है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे ये क्या है? चपटी है, लेकिन मध्य में ये उभड़ी हुई है, गेंद की तरफ फुली हुई है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये क्या है? फुली हुई है। तो आगे बोल रहा है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। कहने का मीन्स है कि जब अगर हम इस ग्लोब चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसके बारे में अगर जानकारी लेनी है, तो पहले जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ग्लोब के बारे में ही चैप्टर है और इस पे अक्षांश और देशांतर के बारे में बताना है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि इस चैप्टर को देखने से पहले अगर आप इस ग्लोब को, यानी कि इस ग्लोब को, अगर आपके पास अगर ये ग्लोब हो, तो ये पढ़ना क्या होगा? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमारा जो ग्लोब है, ये पृथ्वी का लघु रूप है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और ये एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि द ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी कि कहने का मीन्स है कि ये जो ग्लोब होता है, ये हमारे अर्थ का एक लघु रूप तो है, पर वास्तविक प्रतिरूप है। यानी कि ये हमारे अर्थ का ही एक छोटा सा ट्रू मॉडल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट बोल रहा है कि ग्लोब विभिन्न प्रकार एवं प्रकार के होते हैं। कहने का मीन्स है कि जो ग्लोब होता है वो विभिन्न आकार, कुछ आकार का मीन्स क्या? बड़े और छोटे, यानी कि कुछ जो ग्लोब होते हैं वो बड़े भी होते हैं, कुछ बड़े और छोटे भी होते हैं। और ग्लोब क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। जैसे कि बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकते। ठीक है, अगर मान के चलिए कि बड़ा ग्लोब है, तो क्या हम उसे, अगर मान के चलिए कि हम कहीं जा रहे हैं और वहां पे जाने के बाद हमें उस ग्लोब के बारे में पढ़ाई करनी है, तो क्या हम उस ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा पाएंगे? बड़े को क्या होगा? ले तो जा सकते हैं, पर क्या होगा? कठिनाई होगी। तो आगे बोल रहा है कि पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। यानी कि ग्लोब जो कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं। तो जो ग्लोब हमारे बड़े होते हैं उसको तो हम आसानी से कहीं ले नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो छोटे ग्लोब होते हैं, जिसे हम पॉकेट ग्लोब बोल सकते हैं, ये तो हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि ग्लोब जो होता है स्थिर नहीं होते, ग्लोब जो होते स्थिर नहीं होते,
ये उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। आपने देखा होगा जो पॉटर्स होते हैं जो चक्का यानी कि इस पे चक्का जैसा होता है और यहाँ पे क्या होता है, एक नीचे की तरफ उसके सेंटर में एक लकड़ी जैसा नीचे की तरफ लगा रहता है और वो ऐसे घुमाता है, ठीक है, घुमाते रहता है और वो अपने एक्सिस पे, जो पहिया होता है ना, अपने एक्सिस पे क्या होता है, घूमते रहता है, ठीक है। और एक लट्टू, जैसे मान के चलिए हमारा ये एक लट्टू हो गया, लट्टू नहीं बन पा रहा है, ये हमारा लट्टू कैसे मूव करता है, अपने इसी पे ना, यानी कि अपने इस एक्सिस के सहारे, यानी कि ऐसे ही क्या करता है हमारा ग्लोब भी घूमता है। कैसे, तो कुम्हार के पहिया को ले लीजिए उदाहरण के तौर पे, या लट्टू को ले लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। कहने का मीन्स है कि हमारा जो एक छोटा सा ही ग्लोब है ये पूरे अर्थ के बारे में जानकारी देता है, ठीक ना। लेकिन इस ग्लोब पे हम बहुत बड़े बड़े हिस्सों को दिखाते हैं, अब छोटे छोटे पार्ट को नहीं दिखाते। जैसे कि मान के चले हम इस ग्लोब पे इंडिया को तो दिखा सकते हैं, अब उसके इंडिया के अंदर बोला जाए कि बिहार को दिखाइए ग्लोब में, तो दिखा सकते हैं, बट वो क्या नेट पे जो होता है उस पे। कहने का मीन्स है कि हम जो रियलिटी का ग्लोब होता है ना, उस ग्लोब में हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ये ग्लोब जो होता है छोटा होता है और इस पे बड़े बड़े एरिया को ही शो किया जाता है। हम आगे भी पढ़ेंगे मैप और ग्लोब में डिफरेंस क्या होता है, ग्लोब में क्या जानकारी मिलती है, मैप में क्या जानकारी मिलती है, ठीक है, इस सब के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम ग्लोब के बारे में जान लें। तो ग्लोब पे क्या होता है कि देशों को दिखाया जाता है, जितने भी बड़े बड़े देश हैं, महादेशों को दिखाया जाता है, जो कॉन्टिनेंट होते हैं उनको दिखाया जाता है, तथा महासागरों को दिखाया जाता है, यानी कि जो समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं, उनको दिखाया जाता है उनके सही आकार में। अब जितने बड़े हैं उतने बड़े तो नहीं दिखाया जाएगा ना, क्योंकि ग्लोब हमारा छोटा है, लेकिन यूनिट के फॉर्म में हम मान के चलते हैं कि हमारा वो उतना बड़ा है, लेकिन हम उसको सही आकार में जरूर दिखाते हैं। यहाँ पे आकार ही दिया हुआ है, सही है, शेप में साइज तो दिया नहीं है, यानी कि हमारा जो महासागर का आकार है ना, उनका ये सही आकार यहाँ पे ग्लोब पे दिखाया जाता है। कह रहा है कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। क्यों कठिन है, तो अब आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। अब ग्लोब पे हम कैसे स्थिति बता सकते हैं, अगर मान के चलिए अगर ग्लोब में बोल दिया जाए कि आप ताइवान को ढूंढिए, अगर पता रहेगा तब ना कहाँ पे ताइवान है, ठीक है। तो जो अक्षांश और देशांतर के बारे में हम पढ़ेंगे ना, यही हमें क्या करेगा ना, अक्षांश और देशांतर ही हमें इसे ढूंढने में बहुत ही ज्यादा आसान कर देगा। यानी कि हम अक्षांश और देशांतर के सहारे किसी भी देश को बहुत ही इजीली हम ढूंढ सकते हैं। तो यही पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि अगर पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब बिंदु क्या है, बिंदु का मीन्स है किसी देश के बारे में बात कर रहा है। अब यहीं पे वो कह रहा है क्या कि इस स्थिति, इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है, ठीक है। तो ये कैसे बताई जा सकती है, जब हम देशांतर और अक्षांश के बारे में अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो हम आसानी से इस चैप्टर को, यानी कि हम किसी भी देश को बता सकते हैं कि वो देश इस ग्लोब में कहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। तो ये किस चीज की बात बोल रहा है, तो ये अक्षांश और देशांतर के बारे में ही बात कर रहा है। जैसे कि हम ये चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम ही है, अध्याय का नाम ही है अक्षांश एवं देशांतर, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि ये बोल रहा है कि आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मान के चलिए कि यहाँ पे देखिए ये ग्लोब हमारा हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये ग्लोब हो गया। ये देख रहे हैं ये झुकी हुई है, सीधा नहीं ना, ये झुकी हुई है, देख रहे हैं ये झुकी हुई है, और यहाँ पे देखिए नीडल की तरह यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक ना।
तो जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पे कि हमारा ये क्या है, एक यहाँ पे ग्लोब में निडल दिख रही है यहाँ पे, और एक यहाँ पे, ठीक है। और यही क्या कहलाता है, एक्सिस, यानी कि यही हमारा अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, यही हमारा अक्ष कहलाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या बोल रहा है कि ये झुकी हुई है, ठीक है, और कितने डिग्री पे झुकी हुई है, तो ये हमारा अर्थ जो है 23.5 डिग्री पे इंटाइल्ड है, यानी कि झुकी हुई है, ठीक है, और ये अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। ओके, तो अब आगे देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो ग्लोब है ये झुकी हुई अवस्था में होती है एक सुई के सहारे, और इसे हम क्या बोलते हैं, अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं, अक्ष, जैसे कि अभी मैंने बताया। अब बोल रहा है कि ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनके सहारे सुई गुजरती है, यानी कि कहने का मीन्स है कि ये जो सुई जो दो बिंदुओं से गुजरती है, उन बिंदुओं का कुछ ना तो कुछ नाम तो जरूर होगा ना। तो उन बिंदुओं को क्या बोलते हैं, उत्तर और दक्षिण ध्रुव बोलते हैं। यानी कि ये जो बिंदु होती है, ये जिन बिंदुओं से, यानी कि ये जो निडल होती है जिन बिंदु से गुजरती है, वो हमारा उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव कहलाता है। यानी कि ये जो ग्लोब है, ये ऊपर में हम इसे बोलेंगे उत्तर ध्रुव और नीचे बोलेंगे दक्षिण ध्रुव, ठीक है। तो चलिए ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो अब बोल रहा है आगे कि ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। यानी कि अब यहां से ये पॉइंट से हमें ये मिलता है यहाँ पे जानने के लिए कि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व में घूमती है। यानी कि जो उसकी घूमने की डायरेक्शन है, यानी कि दिशा है, वो किधर घूमती है, वो पश्चिम से पूर्व में घूमती है। इसी प्रकार हम ग्लोब को भी पश्चिम से पूर्व की तरफ घुमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए इन दोनों में एक अंतर है। तो चलिए जानते हैं वो क्या अंतर है। तो पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, ठीक है। अगर होके कहने का मतलब है कि यहाँ पे कि जो हम ग्लोब में ये सुई दिखाते हैं, ये जो वास्तव में पृथ्वी पे ये सुई नहीं होती है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। ओके, तो यहां तक आप समझ चुके होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कह रहे हैं कि ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पृथ्वी पर, यानी कि ओरिजिनल में, रियलिटी में, ये जो हमारा दो बिंदु है और ये जो निडल है, यानी कि ये जो इमेजिनरी नंबर, ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये अर्थ पे नहीं होता है, वास्तव में ये ग्लोब में ही दिखाया जाता है। ओके, तो अब जब बोल रहा है यहाँ पे कि एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, और वो क्या है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, विषुवत बोलते हैं। तो चलिए हम इसे डिटेल में जानते हैं कि आखिर ये विषुवत है क्या। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि हमारा ये एक अर्थ है, वैसे तो अर्थ की तरह है नहीं, और ये हमारा बीच, मान यहाँ पे हमारा हो गया, ये हो गया एक पॉइंट और ये हो गया दूसरा पॉइंट। ओके, तो ये हमारा क्या है, एक अर्थ का ट्रू मॉडल, जैसे कि मैंने ग्लोब बना दिया। तो ये हमारा हो गया उत्तरी ध्रुव, और ये नीचे जो हो गया हमारा ये दक्षिणी ध्रुव, और मैंने इसे क्या किया, इंटाइलर कर दिया, यानी कि झुका दिया। देखिए यहाँ पे ये हमारा ऐसे झुक गया। तो ये हमारा क्या होता है, उत्तर अक्ष, उत्तरी अक्ष, यानी कि सॉरी उत्तरी ध्रुव, यानी कि ये हो जाएगा हमारा उत्तर ध्रुव, और नीचे हमारा हो जाएगा दक्षिण ध्रुव। ये क्या होगा, ये होगा हमारा दक्षिण। तो अब जैसे इसमें दे रहा था कि हमारा जो ये एक्सिस है, ये क्या था, एक काल्पनिक रेखा है। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे पॉइंट में दे रहा है कि ग्लोब पर एक और काल्पनिक रेखा होती है, और वो काल्पनिक रेखा कौन होती है, विषुवत वृत्त बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। तो जब कोई लाइन, अगर मैं इसे बीच से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूं,
तो यही जो इमेजिनरी लाइन है ना, इसी को इक्वेटर यानी कि विषुवत बोलते हैं, विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त यानी कि विषुवत रेखा। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोल रहा है क्या कि ये जो विषुवत रेखा है ना, ये क्या करता है? अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देखिए ऊपर हमारा क्या हो गया? ऊपर एक हो गया हमारा स्फीयर, मान लीजिए स्फीयर है, इसको मैंने कट कर दिया, यानी गोला है और कट कर दिया, तो ऊपर आधा हो गया, नीचे आधा हो गया। तो ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग यानी कि उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ओके, तो यहां पे हमने जाना कि विषुवत जो वृत्त होता है, विषुवत रेखा होती है, वो अर्थ को दो बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट करती है यानी कि बांटती है। और वो हमारे जो दो भाग होते हैं, ऊपर का हिस्सा यानी उत्तर ध्रुव के तरफ जो होता है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और जो दक्षिणी ध्रुव के तरफ होता है उसको दक्षिण ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि जो वृत्त के उत्तर में स्थित आधे भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया। और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण ध्रुव यानी कि दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे नीचे मैंने बताया। ओके, तो आगे बढ़ते करें, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, यानी कि दोनों इक्वल इक्वल पार्ट होते हैं, यानी कि ये जितना होता है उतना ही हमारा ये होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध जितना एरिया होता है उतना ही एरिया दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यानी कि जो विषुवत वृत्त है, ये देखिए ये सब काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक हमारे रेखाएं हैं, क्योंकि ये अर्थ पे ना रियलिटी में नहीं है, वास्तव में नहीं है, ये हमारी एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम स्टडी के तौर पे आसान बनाने के लिए इसे काल्पनिक रेखा के तौर पे हम इसे ड्रॉ करते हैं ग्लोब पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। अगर हमें, जैसे कि हमने अभी पढ़ रहा था कि अगर मैंने बोला था वियतनाम के बारे में कि अगर हम किसी देश के बारे में पूछ दे कि ये देश कहाँ है, तो अगर हमें यही चीज पता रहेगा ना, इन्हीं सब पॉइंट के बारे में, इन्हीं सब बिंदुओं के बारे में, तो हम वो सब स्थान को आसानी से क्या कर सकते हैं? ढूंढ सकते हैं। ओके, तो अब आगे बोल रहा है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तथा स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। अब ये अक्षांश क्या है? तो अब आगे पढ़ते हैं कि अक्षांश क्या होता है, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे फिर से हम एक बना रहे हैं, हमारा यहाँ पे अर्थ का एक मॉडल हम तैयार कर लिए। ओके, अब इस मॉडल में क्या हो गया कि हमारा ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, और ये बीच से मैंने जो ये किया हमारा हो गया ये इक्वेटर यानी कि हमारा विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के पैरेलल उत्तर की तरफ भी हमारे कुछ लाइन होते हैं जो काल्पनिक रेखाएं होते हैं। क्या होती है? ये उत्तर की तरफ हमारे काल्पनिक रेखाएं होती है और दक्षिण की तरफ भी हमारी काल्पनिक रेखाएं होती है। और ये सब काल्पनिक रेखाएं जो होती है वो ये विषुवत रेखा के समानांतर होती है। देख रहे हैं आप, ये समानांतर होती है यानी कि पैरेलल होती हैं। अब जब ये बात आ गई तो ये क्या है? तो ये हम बोलते हैं, इन सब को अक्षांश नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश। ये किधर से किधर जाती हैं? यानी कि ये ईस्ट टू वेस्ट होती हैं। कहने का मतलब ईस्ट से वेस्ट में या वेस्ट से ईस्ट, ये ऐसे ही लाइन होती है और इन्हें हम बोलते हैं अक्षांश। और उत्तर की तरफ अक्षांशों को बोलते हैं उत्तरी अक्षांश और नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ भागों को बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये जैसे यहाँ पे ये क्या बोलते हैं? हम इसको अक्षांश बोलते हैं जो कि समानांतर होती है विषुवत रेखा के। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, यानी कि हम इन्हें डिग्री में मापते हैं। किसमें मापते हैं? डिग्री में, यानी कि अंश में मापते हैं। और वो अंश क्या होते हैं तो हम आगे पढ़ेंगे। बोल रहा है कि विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, यानी कि जो ये विषुवत वृत्त होती है ना, ये शून्य अंश को दर्शाती है। उसके बाद आता है 1 अंश यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री,
3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे चलते चला जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त का 1/4 भाग है। कहने का मीनिंग है यहाँ पे कि जो दे रहा है कि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, अगर हम इसको ऐसे मिला दें, ओके, तो यहाँ पे देखिए एक पार्ट यहाँ बनेगा, एक पार्ट इधर आएगा और ये विषुवत रेखा होगा, इसको ऐसे मिला देते यहाँ भी एक पार्ट और ये एक पार्ट। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये क्या होता है, अर्थ का 1/4 पार्ट होता है, यानी कि 90 डिग्री का अंश होता है। अगर हम इसे मिला दें यानी कि विषुवत को और उत्तरी ध्रुव को, तो जहां पॉइंट पे मिलता है ये कितने डिग्री अंश पे होता है, 90 डिग्री के अंश पे होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो कह रहे अतः इसका माप 360 डिग्री होगा। जब ये 90 का हो गया, 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 तो पूरा कंप्लीट कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री का। अब आगे देखते हैं। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है, यानी कि 90 अंश उत्तरी ध्रुव को दर्शाएगा और 90 अंश किसको दर्शाएगा, दक्षिणी ध्रुव को दर्शाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है यहाँ पे कि इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जैसे कि मैं अभी ही बताया कि जितने भी उत्तर साइड में विषुवत रेखा के समानांतर जितने भी लाइन होंगे, यानी कि जो अक्षांश होंगे, उनको हम उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, और जो विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित होंगे वो समानांतर रेखाओं को हम दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है या कहते हैं। तो यहाँ तक आपके बात, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो चुका होगा कि उत्तरी अक्षांश क्या होता है, दक्षिणी अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश क्या होते हैं, विषुवत क्या होते हैं, विषुवत रेखा, ये सब पता चल चुका होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। अगर हम अंश लिखेंगे ना, तो उनके साथ हम उत्तर या दक्षिण भी लिखेंगे, यानी कि या तो हम सिंबल ऐसे देंगे और दक्षिण का सिंबल ऐसे देंगे, और इंग्लिश में नॉर्थ लिखेंगे और इसको हम साउथ डालेंगे। ठीक है, यानी कि अंश के साथ हमें उनके डायरेक्शंस को भी यानी कि दिशा को भी बताना पड़ता है, क्योंकि अगर हम दिशा को नहीं बताएंगे तो क्योंकि इधर भी 1 डिग्री 2 डिग्री आएगा, उधर भी वही डिग्री आएगा, जिससे कि हमें क्या होगा, किसी भी देश को या कोई भी स्थान को ढूंढने में हमें दिक्कत होगी। इसलिए हमें वो अंश के साथ क्या करना होता है, उस डायरेक्शन को भी, उस दिशा को भी दर्शाना होता है। ओके, तो अब बोल रहा है कि सामान्यतः इसे उ से, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसे दक्षिण यानी उ बोल रहा है उत्तर और ये बोल रहा है सिंबल दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में एक चंद्रपुर है एवं ब्राजील में बेलो होरिजेंटो है, बेलो होरिजेंटो। ठीक है, और ये जो ब्राजील है ना, ये ब्राजील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी देश है। ठीक है, तो जो ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी देश है ब्राजील, तो ब्राजील में एक जगह है बेलो होरिजेंटो, और भारत में महाराष्ट्र में जो एक जगह है चंद्रपुर, इनकी जो स्थिति है अंश पे। अब देखते हैं ये क्या है। तो देखिए नाम ही है हमारा दक्षिण अमेरिका। अभी जो दक्षिण अमेरिका है वो किधर होगा, दक्षिणी ध्रुव में होगा, दक्षिणी आपका गोलार्ध में होगा, और जो हमारा भारत है वो हम सब जानते हैं कि हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। और ये किस महादेश का भाग है, तो ये हमारा एशिया महादेश का भाग है। और एशिया के किस डायरेक्शन में है, तो एशिया के ये दक्षिण डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी कि दक्षिण दिशा में है। और ये कर्क यानी कि कहने का मतलब है कि ये विषुवत रेखा के पास में, यानी कि विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर है। लेकिन हमारी जो कर्क रेखा होती है, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे कर्क रेखा के बारे में, मकर रेखा के बारे में, विषुवत रेखा के बारे में, उत्तरी ध्रुव वृत्त के बारे में और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बारे में भी। तो जो हमारा कर्क रेखा होता है वो भारत को बीचों बीच कट करके निकल जाता है, यानी कि उसको 2 बराबर भागों में बांट के निकल जाता है। ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उस
चीज को पढ़ने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारा महाराष्ट्र का चंद्रपुर है एवं ब्राजील का बेलो होरिजेंटो है, तो दक्षिण अमेरिका में है ब्राजील, तो दक्षिण भाग में 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। कहने का मीन्स है कि यहाँ पे जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है ये कहाँ पे है, उत्तरी अक्षांश में, यानी कि सॉरी उत्तरी ध्रुव में 20 डिग्री अंश पे, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव में जो बेलो होरिजेंटो है ब्राजील का, वो 20 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, यानी कि दोनों एक ही अंश पे स्थित है। लेकिन वो है हमारा महाराष्ट्र का चंद्रपुर है जो वो उत्तरी गोलार्ध में है, और जो हमारा यहाँ पे जो दे रहा है बेलो होरिजेंटो जो ब्राजील का एक भाग है, और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी देश है। तो यहाँ पे ये कहाँ पे है, ये दक्षिणी ध्रुव में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में 20 डिग्री अंश पे है, ठीक है। तो अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने बता दिया कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे हमारा चंद्रपुर है, और जो बेलो होरिजेंटो है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश में 20 डिग्री अक्षांश पे स्थित है, ठीक है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस 2.3 पिक्चर में, कि जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, अर्थ का एक मॉडल है, अर्थ का एक मॉडल है। और जो हमारा जो बीचों बीच ये चीज दे रहा है, यहाँ पे जो बीचों बीच कंडीशन हमारा दे रहा है ये वाला, तो ये वाला चीज क्या है हमारा, ये वाला है हमारा विषुवत रेखा। ये क्या है, विषुवत रेखा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जब हमारा ये विषुवत रेखा है और ये क्या है हमारा कर्क रेखा, और ये जो हमारा एक लाइन है इमेजिनरी रेखा, जो हम बोलते हैं इसे उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं, और ये हमारा दक्षिण ध्रुव वृत्त है। ओके, हिंदी में इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं और इसको अटलांटिक सर्कल बोलते हैं। लेकिन हम इसे आगे पढ़ने से पहले ना हम इस पूरे के बारे में मैं अभी ही जानकारी हम ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि जैसे हमारा ये क्या हो गया, विषुवत रेखा हो गया, ये हमारा कर्क रेखा हो गया, और ये एक लाइन। लेकिन एक देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। लेकिन आखिर मान के चलिए कि किसी ना किसी कारण से नहीं ये कर्क रेखा यहाँ पे ड्रॉ किया होगा, मकर रेखा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया होगा, यहाँ पे हमारा उत्तरी ध्रुव वृत्त कर दिया और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव वृत्त कर दिया है। ये कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए। तो क्या कारण है अब वो जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे पढ़ते चलेंगे और उसके बारे में भी जानकारी लेते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विषुवत वृत्त जो कि कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर की तरफ, दक्षिणी ध्रुव जो कि 90 डिग्री दक्षिण की तरफ के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाएं और भी हैं। ये सब के सब अक्षांश हैं और ये 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। और वो कौन कौन सी हैं, तो चलिए देखते हैं। विषुवत रेखा को छोड़ के बोल रहा है, एक यहाँ पे आपका है, एक ये दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है और चौथा यहाँ पे है। ओके, एक मिनट में इसको क्लियर कर दूं ताकि आसानी से समझने में आसान हो जाए। ओके, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि विषुवत जो वृत्त है उत्तरी वृत्त है और उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव के अलावा भी हमारे पास 4 क्या होती है, समानांतर रेखाएं कुछ अक्षांश में होती हैं जो कि काल्पनिक होती हैं। और उन काल्पनिक 4 रेखाओं के बारे में भी हम अब पढ़ लेते हैं। जैसे कि ये हमारा एक मान के चलिए कि अर्थ का एक मॉडल है, ओके, और ये क्या है हमारा इसका सेंटर। अब ये हमारा हो गया विषुवत रेखा, ये हमारा हो गया कर्क रेखा, ये हो गया उत्तरी ध्रुव वृत्त, और यहाँ पे हो गया हमारा मकर रेखा, और ये हमारा हो गया दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो ये हमारा क्या है, विषुवत है। और ये हमारा है कर्क रेखा, यहाँ पे है मकर रेखा, और ये हमारा है उत्तर ध्रुव वृत्त। उत्तर ध्रुव वृत्त, और ये जो हमारा है दक्षिण ध्रुव वृत्त। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लिए। अब जैसे कि यहाँ पे दे रहा है
कि ये जो हमारा कर्क रेखा है, तो देखिए इसमें मैं एक बात बता दूं कि हमारा जो सन होता है ना, वो इन्हीं मकर रेखा और कर्क रेखा के ही बीच में ना घूमते रहता है। यानी कभी आएगा मकर रेखा, फिर मकर रेखा से ऊपर जाएगा उठेगा, फिर कर्क रेखा, फिर कर्क रेखा जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर मकर रेखा के पास आएगा, फिर मकर रेखा से उठेगा और कर्क रेखा, यानी इन्हीं के बीच में ना वो ट्रेवल करते रहता है। क्या होता है, इन्हीं के बीच में हमारा जो सन होता है उसकी जो लाइट होती है, डायरेक्टली फॉल करने वाली लाइट, लाइट तो सब जगह जाएगा लेकिन डायरेक्टली जो फॉल होती है लाइट की, वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही वो जो होता है ना ट्रेवल करता है, यात्रा करते रहता है। यानी कभी मकर रेखा पर डायरेक्टली फॉल करेगा, फिर उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा और विषुवत रेखा पे करेगा फॉल, फिर विषुवत रेखा से ऊपर जाएगा, फिर कर्क रेखा, लेकिन कर्क रेखा से ऊपर ना जाके फिर वहां से मूव करेगा और विषुवत रेखा की तरफ मुड़ेगा और फिर मकर रेखा पे आएगा, फिर मकर रेखा से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, फिर विषुवत पे जाएगा, फिर कर्क पे जाएगा और फिर ये नीचे की तरफ बढ़ेगा, फिर ऊपर, यानी कि ऐसे ये ट्रेवल करते रहता है। और ये विषुवत, कर्क और मकर रेखा के बीच में ये ट्रेवल करता है और इसकी जो डायरेक्ट फॉल होती है इन्हीं के बीच में पड़ती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि ये जो बीच का भाग होता है ना, कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच के जो ये भाग होते हैं ना, इन्हें क्या बोलते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं उष्णकटिबंध। क्या बोलते हैं हम इन्हें, ये जो भाग है ना, ये वाला भाग, कहने का मतलब है कर्क रेखा और विषुवत रेखा का बीच का भाग जो है, इन्हें हम बोलते हैं उष्णकटिबंध। क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंध, इसे हम बोलते हैं उष्णकटिबंध। यानी कि अगर हम इंग्लिश में बोले तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, हॉट जोन हो गए। ये क्या हो गया हमारे, हॉट जोन, यानी कि हम इसे टॉरिड जोन भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इसे टॉरिड जोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही नीचे जो मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच का पार्ट है, अब हम इसे क्या कहेंगे, तो हम इसे भी उष्णकटिबंधी बोलते हैं। क्या है, ये जो पूरा पार्ट है ये भी हमारा उष्णकटिबंध है, लेकिन ये किधर का पार्ट है, ये दक्षिणी ध्रुव का पार्ट है, दक्षिणी गोलार्ध का पार्ट है। यानी कि इस दोनों के बीच में ना उष्णकटिबंध होता है, यानी कि मैक्सिमम फॉर्म में गर्मी पड़ती है, क्योंकि जो सन की जो लाइट होती है डायरेक्टली फॉर इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, यानी कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच में। लेकिन अब यहाँ पे एक बात जानिए, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हमारा जो विषुवत होता है वो कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे होता है कि नहीं। जो हमारा कर्क रेखा होता है ना, ये कितने डिग्री पे होता है, 23.5 डिग्री। और ये कर्क रेखा होता है नॉर्थ साइड में, तो मैं एन से इंडिकेट कर दिया। और ये होता है 66.5 डिग्री, और ये भी हमारा किधर होता है, नॉर्थ में होता है, तो नॉर्थ में मैंने कर दिया उत्तर ध्रुव वृत्त। अब हम आते हैं मकर रेखा पे, तो मकर रेखा जो होता है ना, ये क्या होता है 23.5 डिग्री, और ये क्या होता है साउथ में होता है, 23 पे ही होता है, लेकिन ये हमारा 23.5 डिग्री पे होता है, लेकिन ये साउथ में होता है मकर रेखा। और ये भी हमारा 66.5 डिग्री पे ही होता है, लेकिन ये भी हमारा होता है नॉर्थ साइड में। तो इतनी जानकारी आपको मिल गई। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कि कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच में, यानी कि ये जो हमारा पार्ट है ना, ये कैसा पार्ट है, ये कैसा पार्ट है हमारा, तो ये जो होता है ना शीतोष्ण कटिबंध होता है। क्या होता है, शीतोष्ण। अब इसका मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूं, शीतोष्ण। ठीक है, तो शीतोष्ण में क्या हो गया, शीत और उष्ण दोनों आ गया। यानी कि इस पार्ट में ना ठंडी और गर्मी दोनों फील होती है, लेकिन ये वाला पार्ट जो पूरा होता है इसमें गर्मी थोड़ी ज्यादा फील होती है। ठीक है, ठंडी तो फील होती है, लेकिन गर्मी जो होती है ना मैक्सिमम फॉर्म में हमारी गर्मी ही गर्मी होती है। लेकिन ये जो पार्ट होता है ये शीतोष्ण कहलाता है। और जैसे ही हम इसके, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, टेम्परेट जोन बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं टेम्परेट जोन। ये होता है हमारा टेम्परेट जोन। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध को क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन, जहां पर टेम्परेचर क्या होता है, समान होता है, गर्मी और ठंडी दोनों होती है। लेकिन अब ये जो भाग होता है ना, ये हमेशा ही ना, ये हमेशा क्या होता है, शीत होता है, शीत कटिबंध है। यानी कि यहाँ पे ये फ्रीज्ड जोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीज्ड जोन। यानी कि ये हमेशा ही बर्फ से ढका रहता है, यहाँ पे हमेशा आइसी आइस रहता है, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहता है।
और जैसे हम लोगों ने उत्तरी ध्रुव में इन सब चीजों को पढ़ा, वही चीजें हम जब विषुवत रेखा से नीचे दक्षिण में आएंगे तो वही आएगी। यानी कि अब ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में जो पार्ट है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध हमारा होगा। ठीक है, और जो नीचे वाला भाग होगा ये वाला, सॉरी ये वाला भाग शीतोष्ण, ये तो उष्ण कटिबंध है ना। मैंने पहले बताया था कि पूरा का पूरा मकर रेखा यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा ना, ये वाला, ये सब उष्ण कटिबंध। और ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच में ये क्या हमारा होगा, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध हमारा ये होगा, यानी कि यहाँ पे ठंडी और गर्मी दोनों पड़ेगी। और जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे फ्रीज्ड जोन बताया, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा फ्रीज्ड जोन है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा ही बर्फ दिखेंगे। यानी कि हम इस जोन में और इस जोन में लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन की सरवाइव नहीं है। वैसे अगर मैं पूछ दूं कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह कौन सी है, तो वो तो है ही ठंडी जगह, लेकिन वहां पे तो लाइफ है नहीं। लेकिन एक जगह है जहाँ पे ह्यूमन सरवाइव करता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से सरवाइव करता है, और वो स्थान है बरखोयान। ठीक है, बरखोयान कहाँ जगह है, ये हमारा रसिया में है, रूस में एक जगह है जो कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। यहाँ पे -50 के नीचे भी टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़े, यहाँ पे पूरे ग्लोब के बारे में हमने पढ़ लिया कि विषुवत रेखा क्या होता है, कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होती है, कर्क रेखा का अंश क्या होता है, तो अंश होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में, और जो मकर रेखा होती है वो होती है हमारी दक्षिणी ध्रुव में, और ये दक्षिणी गोलार्ध में होती है, जिसका अंश होता है 23.5 डिग्री। और वैसे ही हम उत्तरी ध्रुव वृत्त के बारे में पढ़े जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में होती है, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बारे में पढ़े जो कि दक्षिण में होती है 66.5 डिग्री पे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इतने सारी जानकारियां ले ली कि उष्ण कटिबंध किसके बीच होता है, शीतोष्ण कटिबंध किनके बीच होता है, और फ्रीज जोन कहाँ पे होता है, शीतोष्ण जोन कहाँ पे होता है। ठीक है, और कभी कभी विषुवत रेखा। अब मैंने ये भी बताया कि आपको कि जो सन होता है ना, जो सूर्य होता है, वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही ट्रेवल करता है, उसके बाहर नहीं जाता है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, जैसे कि बोल रहा है यहाँ पे कि उत्तरी ध्रुव, क्या बोल रहा है, उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा। उत्तरी ध्रुव में क्या, उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा, जो कि मैं पहले ही बता चुका कितने डिग्री अंश पे है। तो उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा जिसका अंश होता है 23.5 डिग्री उत्तर साइड में, और दक्षिणी जो दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एक होती है जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण में है। तीसरा हमारा जो लाइन इमेजरी लाइन विषुवत वृत्त है, जो विषुवत वृत्त कैसा, दक्षिण विषुवत वृत्त यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, ये हमारा क्या है 66.5 डिग्री उत्तर में है, उत्तरी ध्रुव में। और एक और विषुवत रेखा जो होता है, यानी कि जिसको दक्षिण में बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोलते हैं, वो होता है 66.5 डिग्री में ही होता है, लेकिन वो कहाँ होता है, दक्षिण में होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए जैसे कि ये दिखा रहा है, क्या ये टॉर्च है, जब आप यहाँ पे अगर डायरेक्टली फॉल करेगा तो लाइट कहाँ जा रहा है, यहीं पे ना देगा, आसपास में तो कम लाइट देगा, देगा ना। ऐसे ही जब सन यहाँ पे लाइट करता है ना, वहां पे हीट ज्यादा होती है, क्या होती है, हीट मैक्सिमम फॉर्म में होती है। और यहाँ पे देखिए, अब आप सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर ये जो अर्थ है, जैसे कि आपने यहाँ पढ़ाया था, यहाँ पे बर्फ क्यों होती है, जब सब जगह बर्फ नहीं होती है तो यहाँ पे क्यों बर्फ होती है। तो ये जो टर्च बता रहा है ना, यही कारण है जो टर्च यहाँ पे बता रहा है। देखिए मान के चलिए कि हमारा जो ये है ना बीच वाला भाग, ये विषुवत रेखा और ये कर्क रेखा के बीच का ये सब भाग है ऐसे, लेकिन ये देखिए यहाँ पे तो लाइट बहुत कम मात्रा में जा रही है ना। अभी ने मैंने बताया कि जो सन है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ट्रेवल करती रहती है, कभी जाती है विषुवत वृत्त पे, कभी जाती है विषुवत रेखा पे, कभी जाती है आपकी कर्क रेखा पे, कभी जाती है मकर रेखा पे डायरेक्ट फॉल करती है, लेकिन उनके बाद नहीं जाती, जिसके कारण उधर जो सन का रे होता है ना, वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फॉल करता है, वर्टिकल फॉल नहीं करता है। और हॉरिजॉन्टल होने के कारण इसकी प्रकाश और उष्मा बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती है, जिसके कारण वहां पे, और दक्षिणी ध्रुव पे तो पहुंचती ही नहीं है, और उत्तरी ध्रुव पे, जिसके कारण वहां पे क्या होता है,
बर्फ ही बर्फ मिलते हैं हमें, और ह्यूमन का सरवाइव होना वहां पे मुश्किल हो जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है, अभी हमने क्या ताप, यहाँ पे जो चीज बताएगा ना वो चीज मैंने क्या कर दिया, इस पूरे इस मैप में मैंने आपको बता दिया। वैसे मैं इसे पढ़ के बता दे रहा हूं। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। देखिए दे रहा है ना, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य के वर्ष में एक बार, वर्ष में यानी कि साल में, यानी कि ये मूव करते रहता है। ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये विषुवत रेखा हो गया, तो ये सालों भर क्या करता है, इसी में मूव करते रहता है। और इन्हीं के जितने इसमें अक्षांश पड़ेंगे ना, उन पे जरूर एक बार डायरेक्टली क्या करता है, फॉल करता है। इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र में अधिक उष्मा प्राप्त होगी, जिसके कारण हम इसे उष्ण कटिबंध नाम देते हैं। वैसे ही कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य जो होता है कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि जो सूर्य होता है वो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही ट्रेवल करते रहता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, ठीक है, ध्रुव की तरफ ये क्या होता है, तिरछी होती है, जिसके कारण वहां पे उष्मा और प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती है, जिसके कारण वहां पे बर्फ मिलते हैं, और वहां पे टेम्परेचर जो होता है, जो वहां पे ताप होती है, वो बहुत ही कम होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है, जिसे हम शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, जो कि मैं मैप में आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो बोल रहा है यहाँ पे कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के नाम के बीच के क्षेत्र को ठंड बहुत होती है, जैसे कि मैं मैप में ही बता चुका हूँ। क्योंकि यह सूर्य के क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध बोलते हैं। जैसे कि हमारा ये जो मैप था, इसमें क्या था, ये इक्वेटर था यानी कि विषुवत रेखा था, ये हमारा कर्क रेखा था, ये हमारा मकर रेखा था, उसके ऊपर यानी कि उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त था, और नीचे हमारा दक्षिणी ध्रुव वृत्त था। तो ये वाला पार्ट जो है ये पूरा बर्फ ही बर्फ होता है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ बर्फ मिलते हैं। क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की ताप होती है बहुत कम होती है, और यहाँ भी सूर्य की जो ताप होती है वो बहुत कम होती है। आखिर ये क्यों कम होती है, क्योंकि जो सूर्य होता है वो हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ट्रेवल करते रहता है, जिसके कारण उत्तरी यानी कि उत्तरी ध्रुव वृत्त में और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के पास क्या होता है कि इसकी जो ताप होती है बहुत ही कम मात्रा में पहुंचती है, जिसके कारण यहाँ पे बर्फ ही बर्फ मिलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि आखिर ये देशांतर क्या है। अभी तो हम अक्षांश के बारे में कुछ पढ़ लिए, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि देशांतर क्या होती है। जैसे कि दे रहा है कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की जरूरत आवश्यकता भी पड़ती है। जैसे कि हम अक्षांश के बारे में तो पढ़ लिए, अक्षांश क्या होता है। तो अक्षांश क्या होता है, जो विषुवत रेखा के समानांतर होता है, जो कि बहुत सारी यानी कि इनकी जो संख्या होती है 180 होती है। अब ये जो होती है वो किधर से किधर जाती है, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ, और ये क्या होती है, विषुवत रेखा के समानांतर यानी कि पैरेलल होती है। लेकिन जो देशांतर होती है वो कैसे चलती है, जैसे मान के चलिए ये हमारा अर्थ का मॉडल हो गया, और ये हमारा हो गया उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव। तो जब कोई इमेजिनरी लाइन उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिट करती है तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारी देशांतर कहलाती है। और जो दो यानी कि दो इक्वल अंश वाली जो देशांतर होती है ना, इनकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, उत्तरी ध्रुव है, और ये हमारा नीचे की तरफ यहाँ पे दक्षिण ध्रुव है, और ये किससे इंडिकेट होगा, 0 डिग्री से। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे जा रहा है, यानी कि ये जो हमारा इमेजिनरी लाइन आ रहा है उत्तर से दक्षिण को मिट कर रहा है, और ये जो हो रहा है हमारा उत्तर से फिर दक्षिण को मिट कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अक्षांश में इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, ठीक है, और ये कितने का होता है, 111 किलोमीटर का होता है, दो अक्षांश के बीच का डिस्टेंस। लेकिन हम इनमें देख सकते हैं देशांतर में कि इनकी जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है वो होती है सेंटर पे,
और जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम होते चला जाता है और जाते जाते ये ध्रुव पे क्या होता है, शून्य हो जाता है। वैसे ही हम दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो वही हमारा यहाँ पे भी घटना होगा और नीचे की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा और ये जीरो हो जाएगा। लेकिन ये जो सबसे इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो भी हमारी 1111.32 किलोमीटर की यहाँ पे इसकी डिस्टेंस होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, जैसे कि हम लोग अक्षांश में पढ़ रहे थे महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील में कौन सा जगह था हमारा बेलो होरिजेंटो, वैसे ही यहाँ पे दे रहा है कि प्रशांत महासागर में एक टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में स्थित एक मॉरिशस द्वीप है, जो कि इसकी जो अक्षांश डिग्री यानी कि जो इसकी अंश की माप है वो हमारी 20 डिग्री है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी जो ये हिंद महासागर है ये क्या है, ये इकलौता ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पे है। जैसे अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि पर स्थित है, यानी कि जो मॉरिशस द्वीप है ये हमारी दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि दक्षिण में 20 डिग्री अंश पे स्थित है और उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। कहने का मीन्स है कि अगर हम लोग सिर्फ देशांतर जानने से किसी भी स्थान को हम नहीं बता सकते, अगर हम किसी अक्षांश और देशांतर के मिड पॉइंट को अगर हम बता दें कि इतना डिग्री अक्षांश और उतना ही डिग्री किसी कोई मतलब कि कोई भी डिग्री अक्षांश बता दें, जैसे मान के चलिए कि हमारा ये अक्षांश हो गया और ऐसे हमारा ऊपर से देशांतर आया और यहाँ पे मैंने बता दिया कि उत्तरी डिग्री में उत्तरी गोलार्ध में ये मान के चलिए कि हमारा विषुवत रेखा हो गया और ये हमारा कोई अक्षांश हो गया, कर्क रेखा भी ले सकते हैं और भी सब अक्षांशी कहलाता है। तो इसमें अगर मैं बोल दिया कि उत्तरी ध्रुव में उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री नॉर्थ में हमारे अक्षांश को ढूंढना है तो हम क्या होगा, यहाँ पे आसानी हो जाएगी ढूंढने, क्योंकि मैं डायरेक्ट नॉर्थ में जाऊंगा और डायरेक्ट हम क्या करेंगे ऊपर से, यानी कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें हम ऊपर से देशांतर को क्या करेंगे, देशांतर को मीट करेंगे कि मैच करके 20 डिग्री फाइंड करेंगे और अक्षांश को भी यानी कि अक्षांश को भी मीट करेंगे और जहां पे ये दोनों मीट करेंगी वही हमारा जिस जगह को ढूंढना चाहते हैं वहां पे हमारा जगह यानी कि प्लेस हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि जब उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि हर देशांतर के वैल्यू को हम किस में मापते हैं, अंशों में मापते हैं, यानी कि डिग्री में मापते हैं और इन डिग्री को हम मिनट में चेंज कर देते हैं और फिर उनको हम मिनट से सेकंड में चेंज करते हैं। जैसे कि डिग्री को हम क्या करते हैं, ऐसे ऊपर ऐसे देते हैं और मिनट को क्या करते हैं, एक लाइन से मिनट को इंडिकेट करते हैं और जब डबल लाइन आ जाएगा, जैसे कि मैं बोल दिया ये हो गया 5 डिग्री और जब मैं 5 पे ऐसे एक लाइन दूंगा तो ये 5 मिनट हो गया और 5 में अगर मैं डबल ऐसे लाइन दे दिया तो ये सेकंड में चेंज हो गया। ठीक है, तो अब आगे जैसे दे रहा है यहाँ पे कि ये एक अर्धवृत्त है। अब जैसे कि अगर हम ये अर्थ को बीडीएल से अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं या मैं इसको देशांतर को ही ऐसे ड्रॉ कर दूं तो क्या करेगा, अलग अलग पार्टों में डिवाइड करेगा ना, ये अर्धवृत्त बना देगा। वही यहाँ पे बोल रहा है तो उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि देशांतर का सबसे जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो कहाँ होता है, उसके सेंटर पे होता है और जैसे जैसे ये ध्रुव की तरफ बढ़ता है ना वैसे वैसे इसके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, कम होती चली जाती है और ध्रुव पे जाते जाते ये शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय यमयोत्तर आपस में मिलती है। और ये जितनी भी देशांतर रेखाएं होती है ना, जैसे कि इस ग्लोब में दिखाया गया है, ये सब एक ही पॉइंट पे जाके मीट करती है, उत्तर में और दक्षिण में। ओके, अब यहाँ पे दे रहा है कि अक्षांश जो कि समानांतर होती है आपस में, रेखाएं भिन्न सभी देशांतरीय यमयोत्तरों की लंबाई समान होती है। जैसे कहने का मतलब है कि जितने भी हमारी देशांतर, अब हम लेते हैं क्या, अक्षांश। तो अक्षांश रेखा क्या होती है, जैसे जैसे वो उत्तरी ध्रुव की तरफ या दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ती है तो उनकी जो लेंथ की यानी जो उनकी लंबाई होती है वो क्या होती है, कम होती चली जाती है। यानी कि जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखाएं हैं वो कौन सी है, विषुवत रेखा। लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई हर जगह यानी कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं यानी कि 360 देशांतर रेखाएं हैं, इनकी क्या होती है, इनकी जो लंबाई होती है वो हमेशा ही इक्वल होती है, यानी कि हर जगह इक्वल होती है। अक्षांश जो होता है वो क्या होता है कि जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ता है वो कम होते चला जाता है अपने डिस्टेंस में
अब जैसे दे रहा है यहाँ पे, जैसे कि आगे बोल रहा है कि इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब है कि इनको जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस इनके बीच का होता है ना, देशांतर रेखाओं के बीच का, सिर्फ नहीं व्यक्त किया जाता है, क्योंकि अलग अलग प्लेसों पे अलग अलग होते हैं इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि तब सभी देशों ने निश्चय किया। कहने का मतलब है कि जब किसी भी देश को फाइंड करने में प्रॉब्लम आती थी, सभी देशों ने यह निश्चय किया कि ग्रीनविच, अब ये कहां पे है, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, ठीक है, से गुजरने वाली यमयोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती हुई शुरू की जाए। कहने का मतलब है कि जब ये हमारा जो देशांतर रेखा है, इसका जो मिडिल है, जो मध्य से निकलता है, यमयोत्तर, जिसको मेरिडियंस इंग्लिश में बोलते हैं, सब बहुत जितने भी है ना 360, ये सब यमयोत्तर बोले जाते हैं। लेकिन इसमें एक प्रधान मध्याह्न होता है, इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये कहां से गुजरता है हमारा, ये हमारा गुजरता है ग्रीनविच से, जो कि कहां है, ये इंग्लैंड के लंदन का एक लंदन सिटी है, जिसमें एक जगह है ग्रीनविच, वहीं से ये गुजरता है। फिर देख रहे हैं यहाँ पे कि इस यमयोत्तर को प्रमुख यमयोत्तर भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्राइम मेरिडियंस भी बोलते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहां से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। प्रमुख यमयोत्तर तथा 180 डिग्री यमयोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करता है। जैसे कि हम वहां पढ़ रहे थे अक्षांश में कि अक्षांश क्या करता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिस्ट्रीब्यूट यानी कि डिवाइड करता है अर्थ को। तो वैसे ही हमारा जो प्रधान मध्याह्न है, ये क्या करता है कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में से बांट देता है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व, यानी कि अगर जैसे कि हम लोग उसमें नॉर्थ और साउथ इंडिकेट कर रहे थे सिंबल के तौर पे, वैसे ही हम यहाँ पे देशांतर में पूर्व और पूर्व के लिए ये लेटर हो गया और पश्चिम के लिए हमारा जो हो गया प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यमयोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। कहने का मतलब है कि जो ये दिख रहा है आपका, ये रेखा लाइन और ये लाइन, ये एक ही लाइन है, यानी कि ये इधर से आया और ये ऐसे निकला हुआ है और पीछे से, यानी कि ये जो भाग है ना, जो ये वाला हिस्सा है और ये वाला, ये क्या एक ही लाइन का हिस्सा है। यानी कि वही यहाँ पे बोल रहा है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री जो पश्चिम की यमयोत्तर है। अब कहने का मीन्स है कि ये जो इधर से आपका ये लाइन गया तो ऐसे ही ना गोलाकार निकला होगा और जाके मिट यहाँ पे किया, फिर उधर से यही लाइन जो है ना इधर से ये निकला होगा। यानी कि जो 180 डिग्री यमयोत्तर बोलिए या 90 डिग्री यमयोत्तर बोलिए, ये सब के सब अगर दक्षिण में 90 डिग्री यमयोत्तर बोलते हैं, या अगर हम लोग उसको पश्चिम में बोलते हैं या पूर्व में बोलते हैं, कितना भी डिग्री, 90 डिग्री ले लीजिए, 30 डिग्री ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो अगर ये या तो पूर्व में हो या पश्चिम में, ये दोनों एक ही लाइन के होते हैं। जैसे बोल रहा है, अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यमयोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को, यानी कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप किसी भी स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। अब कैसे लगा सकते हैं, जब अक्षांश, और ये कैसे पता लगेगा, अक्षांश और देशांतर के यूज से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी देश यानी किसी भी जगह को हम इसके यानी कि अर्थ यानी कि ग्लोब पे हम इसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं असम है, असम में क्या है, एक दुगड़ी जगह है जो कि क्या है 26 डिग्री उत्तर में है, उत्तरी अक्षांश पे, और 90 डिग्री पूर्व अक्षांश, पूर्व देशांतर में स्थित है। अगर हम उत्तर की तरफ, उत्तर बोलेगा तो हम किसे अक्षांश में जाएंगे, और 20 डिग्री, अब कौन सा अक्षांश, उत्तर अक्षांश में जाएंगे। जैसे कि हमारा ये हो गया, ये हमारा हो गया विषुवत रेखा, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो कितना बोल रहा है 26, यानी कि ऊपर नॉर्थ में जाएंगे तो मान लीजिए 26 हो गया। अब हम 90 डिग्री आएंगे तो ऊपर से हम देखेंगे 90 डिग्री हमारा देशांतर कहाँ आ रहा है। अब जब यहाँ पे 20 डिग्री 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर जाके जहां पे ये मिट करेंगे, वहां पे ही हमारा असम का डुगरी जगह फाइंड हो जाएगा। अब देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे दे रहा है, अब हम आते हैं इस पिक्चर में,
जैसे ये जो हमारा पिक्चर है ये पूरे देश का, यानी कि ये हमारा एक ग्लोब है और ग्लोब को समझिए ओपन कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि ये इसमें पूरे जितने भी ये वर्ल्ड का मैप है और इसमें हर एक कॉन्टिनेंट को दर्शाया गया है। लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे यहाँ पे ये +12 -11 -10, तो ये क्या है? तो पहले इसे समझने से पहले हम आपको एक बात बता दें। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे कि पहले ऊपर हम पढ़े थे कि डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं। तो देखिए ये अर्थ क्या होता है, यहाँ पे इस चीज से हम लोग क्या करेंगे कि टाइम को फाइंड आउट करना सीखेंगे। ये जो अर्थ होता है पूरा क्या होता है, गोलाकार होता है। और जब भी एक सर्कल होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, एक कंप्लीट एंगल यानी कि 360 डिग्री का। लेकिन मान के चलिए कि हमारा ये वॉच है और वॉच जो होता है एक बार में पूरा कंप्लीट कितने डिग्री का, 360 डिग्री होता है। लेकिन हम इस अर्थ को कितने टाइम जोन में बांटे, एक टाइम जोन होता है और ये टाइम कहां से फाइंड किया जाता है, और ये टाइम फाइंड किया जाता है देशांतर से, ठीक है। और ये जो देशांतर सॉरी अक्षांश और देशांतर दोनों से मिलकर, अब इसमें क्या हो गया, हमें अगर जो हमारा वर्ल्ड का टाइम जो फाइंड होता है ना, वो लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, उसी को सेंटर मान के ना वर्ल्ड का टाइम जोन निकाला जाता है। अब बात आती है ये टाइम जोन है क्या, तो अर्थ को हम लोग 24 टाइम जोन में डिवाइड किए हैं। कितने टाइम जोन में, 24 टाइम जोन में। जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो 24 टाइम जोन है, अब ये पूरा 360 डिग्री को कंप्लीट करेगा, क्योंकि पूरा अर्थ जो है 20 यानी कि 24 टाइम जोन में है, तो ये पूरा 60 डिग्री को कंप्लीट करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये डिग्री में है और ये 24 आवर यानी कि 24 जोन में है, तो यानी कि जो 1 जोन है ना वो 1 घंटे के बराबर होता है। कितने घंटे के बराबर होता है, 1 घंटे के बराबर होता है। कहने का मीन्स है कि अगर मैं लिख दूं कि 24 जोन यानी कि 24 आवर, यानी कि जो 1 जोन बराबर इसको इंगित किया जाता है 1 घंटे के बराबर, तो 24 जोन जो यहाँ पे 24 आवर जो है वो कितने के बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। और ये जो 1 घंटा होगा अब कितने के बराबर हो जाएगा, 360/24, यानी कि अगर कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारा 15 डिग्री, यानी कि 1 घंटा बराबर हमारा आ गया 15 डिग्री। अगर हमें ये मिनट में चेंज करना होगा तो हमारा क्या होगा, यानी कि अगर मुझे मिनट में चेंज करना होगा तो हम इसे मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मान के चलिए यहाँ पे 60, 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 60 मिनट, और यहाँ पे कितना दिया है, 15 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया मिनट में, 4 मिनट हो गया। यानी कि हम निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट और 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। यहाँ से आप सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि टाइम जोन, अब देखिए कैसे फाइंड होगा। तो जो लंदन है ना हमारा, जो हमारा इंटरनेशनल टाइम जोन है, वो कहां से फाइंड आउट होता है, लंदन, यानी कि इंग्लैंड में एक जगह है लंदन जहां पे स्थान है ग्रीनविच, वहीं से वर्ल्ड का टाइम जोन फाइंड आउट होता है। अगर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये पार्ट जो है हमारा यहाँ पे ग्रीनविच और ये 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न पे है, तो ये जब हम लाइन जैसे ले जाएंगे ना तो हमारा यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा ग्रीनविच लाइन है, ठीक है, ये ग्रीनविच। तो ग्रीनविच में अगर हम लोग टाइम जोन लेते हैं तो जैसे यहाँ पे दे रहा है क्या कि जितने भी अगर टाइम जोन है ये डिग्री यानी कि देशांतर पे ही डिपेंड कर रहे हैं। तो देशांतर पे डिपेंड करने का मतलब है कि अगर हम ये पता कर लें कि कौन सा देश उस ग्रीनविच से कितना डिग्री देशांतर आगे है या कितना डिग्री देशांतर पीछे है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ग्रीनविच को बेस मानकर हम फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम को। लेकिन अब देखिए ये जो हमारा दिया हुआ है ये चीज, ये क्या दिया हुआ है, ये ग्रीनविच है। अगर हम ग्रीनविच से पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं यानी कि लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो टाइम को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, टाइम को माइनस करेंगे, यानी ग्रीनविच में जितना टाइम होगा ना उसमें से वो अपना माइनस होगा टाइम। लेकिन अगर हम लोग इसके अहेड जाएंगे, नहीं आगे की तरफ, यानी कि हम लोग राइट साइड में जाएंगे जैसे किधर जा रहा है, तो हमारा टाइम में क्या होगा, प्लस होगा। जैसे यहाँ पे देख ही सकते हैं आप, ये सब देखिए, ये यहाँ पे 1 प्लस में दे रहा है, ये 2 प्लस में है, ये 3 प्लस में है, इधर देखिए -1 -2 -4 ऐसे दिया हुआ है। तो अब हम देख सकते हैं कि जैसे हमारा जो इंडिया है ना वो ग्रीनविच से, ग्रीनविच तो हमारा 0 डिग्री पे है, तो इंडिया हमारा ग्रीनविच से 82.5 डिग्री क्या है, ये हमारा अहेड है यानी कि आगे है। जब हम ये पता कर लिए डिग्री तो हम टाइम भी पता कर सकते हैं। तो टाइम क्या होगा, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, ठीक है। तो 75 डिग्री अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इसमें कितना आता है, 5 आवर आता है।
और जब ये 15 डिग्री बराबर जब 1 घंटा होता है तो 7.5 डिग्री बराबर क्या होगा, आधा घंटा होगा। तो जब हम इस 75 यानी 75 डिग्री में अगर 7 इंटीजर 1/2 डिग्री ऐड करते हैं तभी ना हमारा 82 इंटीजर 1/2 डिग्री आता है। यानी कि ये जो हमारे 7.5 डिग्री है ये आधे घंटे के बराबर है, यानी कि 30 मिनट के बराबर है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ग्रीनविच से हमारा जो टाइम है वो कितना प्लस है, 5.5 घंटा। जैसे यहाँ पे देख ही सकते हैं इंडिया कहाँ है, देखिए आपका इंडिया यहाँ पे है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 5.5 घंटा हम लोग क्या है ग्रीनविच से आगे हैं। ये जो भी प्लस में दिया हुआ है ना सब ग्रीनविच को बेस मान के दिया है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि अगर मान के चलिए कि कोई मैच हो रहा है इंग्लैंड के लंदन में और वहां पे डे नाइट मैच है और वहां पे हम 3 PM में वहां पे मैच स्टार्ट हुआ है, 3 PM यानी कि 3 बजे का इवनिंग। तो बताइए कि भारत में कब मैच होगा, तो हम क्या है ग्रीनविच से हम तो 5.5 घंटा आगे हैं। तो जब हम 5.5 घंटा आगे हैं तो 3 घंटे में हम क्या करेंगे 5.5 आवर जोड़ देंगे यानी कि 8:30। अब बात आती है कि ये PM में या AM में, तो जब यहाँ पे PM था तो ये क्या हो जाएगा हमारा जो इंडिया में मैच स्टार्ट होगा वो 8:30 बजे रात को स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जब हम लोग अब कुछ आगे यानी कि अहेड में पढ़ लिए तो हम कुछ कंसेप्ट को पीछे की तरफ पढ़ लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि अगर ग्रीनविच में 3 PM ही हो रहा है और अब हम इसी चीज को लेके क्या कर रहे हैं कि कोई फुटबॉल मैच हो रहा है जो कि हमारा ग्रीनविच पे यानी कि लंदन में हो रहा है 3 PM पे, लेकिन हमें उसे क्या करना है कि ब्राजील में करवाना है। तो ब्राजील हमारा कहाँ है, तो देख ही सकते हैं कि हमारा ब्राजील जो है अभी हम प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि ब्राजील हमारा दक्षिण अमेरिका का देश है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका यहाँ से ये जो पार्ट है ना ये उत्तरी अमेरिका है ये पार्ट और ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है। तो दक्षिणी अमेरिका में हमारा ब्राजील जो ये हमारा एक ब्राजील हो गया। तो ये ब्राजील जो देश है ये देखिए कितने घंटे पीछे है, तो माइनस कितना है -4 घंटा। तो जब हम 3 PM में अगर हम लंदन में मैच कराएंगे तो इसमें से अगर 4 घंटे माइनस करें तो कितना होगा 11 आ जाएगा और ये 11 क्या आएगा AM में आएगा, क्योंकि 11 अगर जैसे मान के चलिए अगर 1 घटा रहे हैं तो 2 PM 1 PM 12 PM तो यहाँ पे क्या होगा 11 PM के बाद तो AM आएगा। यानी कि ब्राजील में वो मैच कब होगा 11 बजे सुबह, यानी कि AM में मैच होगा। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या जान गए टाइम को फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है हम ये जान गए। यानी कि अगर हम लोग डिग्री यानी कि अंश के मान को अगर जान जाए किसी भी देश को तो हम क्या कर सकते हैं टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पूरा जो वर्ल्ड है वो कितने टाइम जोन में बांटा गया है, तो वो 24 टाइम जोन में बांटा गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे क्या बोल रहा है। अब जैसे यहाँ पे दे रहा है कि देशांतर और समय, जैसे कि मैंने सब ऊपर ही बता दिया कि जो देशांतर होता है वो क्या करता है समय को इंडिकेट करता है। तो ये पूरा जो पॉइंट है मैं ऊपर ही आपको बता दिया। अब जैसे यहीं पे दे रहा है कि 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे के कितने के बराबर है 360 के बराबर, 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर, 4 मिनट 1 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे दे रहा है कि ग्रोथ अक्षांश एवं देशांतर। अब जैसे हम देखते हैं क्या कि जो हमारा भारत है यहाँ पे तो एक ही देशांतर पे नहीं ना है। जैसे कि अगर हम प्रीवियस जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अगर भारत की इंडिया के बारे में तो उसमें इसके देशांतरीय भागों को देखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख ही सकते हैं कि जो हमारा गुजरात है ये पार्ट गुजरात का है हमारा और ये हमारा क्या है असम। ठीक है, और ये हमारा पार्ट इधर अरुणाचल प्रदेश आता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 68 डिग्री 68 डिग्री पूर्व में है और 97 डिग्री पश्चिम में है। तो क्या जो यहाँ पे टाइम होगा वही टाइम यहाँ पे होगा, नहीं होगा, अंतर आएंगी। तो कितना का अंतर आएगा ये भी देखते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा 97 डिग्री और ये हो गया 68 डिग्री, माइनस करिए तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो डिग्री की वैल्यू 29 यानी कि 29 डिग्री अंश का अंतर है। तो अभी हमने पढ़ा तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 29 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 15 डिग्री में घंटा, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा 2 आवर्स होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि असम और गुजरात के बीच में अब 29 डिग्री है तो कितना डिग्री 1 डिग्री कम है, तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है 1 डिग्री बराबर कितने के बराबर होता है 4 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा 1 घंटा 56 मिनट का अंतर हो जाएगा।
ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जैसे यहीं पे दे रहा है कि अगर भारत में गुजरात के द्वारका तथा डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45, अब यहाँ पे देख सकते हैं 45 और यहाँ पे मैंने बताया 56, ये जो है इसके अकॉर्डिंग यानी सबसे लास्ट छोर के बारे में बात किया गया है। लेकिन ये जो डिब्रूगढ़ है थोड़ा सा अंदर, और ये हमारा जो है यहाँ पे गुजरात का द्वारका वो थोड़ा सा अंदर होगा। अब हम आगे देख रहे हैं कि इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यमयोत्तर के स्थानीय समय को देश के मानक समय माना जाता है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो बीच से ये गुजर रहा है यानी कि 82.5 डिग्री, ये क्या होगा, ये यहाँ से गुजर रहा है, ये हम इसी को क्या करते हैं बेस मान में चलते हैं। तो ये कहां से गुजरता है, यानी कि ये हमारा जो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में एक मिर्जापुर जगह है, और उस मिर्जापुर में नैनी जगह है, और उसी नैनी जगह को हम क्या बोलते हैं, इंडिया का टाइम जोन बोलते हैं। वहीं से हम इंडिया का टाइम जोन फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये जो टाइम जोन है वो कितने डिग्री, जैसे कि हमारा तो ग्रीनविच 0 डिग्री पे है, और ये हमारा जो इंडिया का है वो कितने डिग्री पे है, 82.5 डिग्री पे है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है कि इस यमयोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, यानी कि यहीं से पूरे देश का मानक समय निकाला जाता है इंडिया का। अब जैसे कि यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा है कि जो मैंने पहले ही आपको एग्जांपल्स बता दिया मैच के बारे में, वही एग्जांपल्स यहाँ पे देगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है कि कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार, यानी कि जो उसके देशांतर का विस्तार होता है बहुत अधिक होता है। अब जो बड़े बड़े देश है उनके बीच में तो देशांतर का बहुत बड़ा बड़ा होगा ये। जैसे कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है, यानी कि रसिया है। रूस क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है। तो इसके पास टाइम क्या होगा, इसके पास टाइम जोन भी तो ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि इसके पास देशांतरीय जो फैलाव होगा वो बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इस देश के पास बहुत ही ज्यादा टाइम जोन है। अब कितना टाइम जोन है, तो इसके पास 11, यानी कि रसिया को हम लोग 11 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। अब देखिए पूरे वर्ल्ड को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, लेकिन अकेले रसिया हमारा क्या है 11 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, क्योंकि इसकी जो देशांतरीय अंश है वो बहुत ही ज्यादा है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को यहाँ पे फिनिश किए, कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कल स्टार्ट होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।